नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से आपको रूबरू करवा रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में हैं। तो क्या क्या उनकी इच्छाएं हैं कि आने वाले समय में जो है वो जिला परिषद सदस्य बनने के बाद उन समस्याओं का समाधान करवाएंगे। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ जो नंबर 17 से चुनाव लड़ रहे जिला परिषद प्रत्याशी प्रतिनिधि सुनील कंबोज उर्फ सुनील कबीरा भी इनको कह सकते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। इनसे डिस्कस करते हैं कि आखिर किस मुद्दे को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर के जो है वो गांव के लोगों के बीच में वोटरों से अपील करने के लिए जा रहे हैं। सुनील जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप जो ये चुनाव लड़ रहे हैं वो किसी पार्टी की ओर से लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट? सबसे पहले तो मैं आपके जो व्यूअर्स हैं और आप सभी को अपने दीपावली त्यौहार की, जो भारत के अंदर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, तो सभी को दीपावली त्यौहार की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और अब बात करते हैं जी इस चुनाव की। तो ये चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ेंगे जी। इस चुनाव को बिल्कुल, इस चुनाव को निर्दलीय लड़ेंगे। जैसे कि सभी गांवों के अंदर युवा साथी इकट्ठे हुए और सभी भाई बंधुओं ने मिलकर के जो फैसला लिया कि हम सब आज़ाद चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। किसी पार्टी की ओर से भी आपने प्रयास किया? क्योंकि लगातार युवाओं में आपकी फेसबुक पोस्ट लगातार देख रहा था, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार, तो युवाओं की अच्छी खासी भागीदारी जो है वो आपके साथ देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं युवाओं का ये फैसला नहीं आया कि किसी पार्टी से भी प्रयास किया जाए ताकि और ज़्यादा आसान हो जाए? अभी जो युवा है ना, वो राजनीति से बिल्कुल लग चुका है। पहले जैसे 2014 के अंदर, 2019 के अंदर जो लोकसभा के चुनाव हुए, तो उन चुनावों के अंदर हमने भी सरकारों को बड़ा समर्थन दिया। गांव-गांव में जाकर के जो राजनेता खड़े हुए, हमारी एमपी महोदय है माननीय सुनीता दुग्गल जी हुई, तो सभी खड़े हुए, तो सभी ने बड़े अच्छे से समर्थन किया। सभी ने बड़ी कोशिश की भी चलो एक नया बदलाव आएगा, एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनेगा। तो सब कुछ करके देखा, लेकिन जो जनता है, जो हमारे अगर नगर की बात करेंगे, आवाम है, तो वो खुश नहीं है। कहीं ना कहीं हमें ये लगा, और सभी लोगों ने हमने मिलकर के बैठकें की, अलग अलग क्लबों के साथ मिले, अलग अलग गांवों के युवा साथियों से मिले, बुजुर्गों से मिले। तो इस अगर सर्वे की बात करूंगा ना, तो पिछले तकरीबन 5-6 महीने से मैंने ये प्रॉपर सर्वे किया, जा कर के मिले, लोगों की समस्या को जाना। बहुत सारे लोगों की कुछ छोटी छोटी बेसिक समस्याएं थी, उनको हल करवाने के लिए भी हमने कोशिश की। तो बड़ी लोगों की समस्याएं हैं, और सभी ने जो मिलकर के फैसला लिया, वो फैसला यही था कि प्रशासन का जो रवैया है ना, वो ठीक नहीं है। आम जनता की बात करेंगे ना, आम जनता के प्रति जो प्रशासन का रवैया है और वो ठीक नहीं है, जिस कारण सभी युवा साथियों को लगा कि हम अपना एक युवा साथी सामने निकालेंगे और या राजनीति के अंदर उतारेंगे, जो उनकी समस्याओं का हल करवाएगा। और मेरी तरफ से कोशिश रहेगी और मेरा प्रेरोगेटिव रहेगा, मैं जीतूँ चाहे हारूँ, मेरा प्रेरोगेटिव रहेगा। जो हमारे युवा साथी हैं, चाहे कोई विद्यार्थी हैं, जिनकी जो कोई भी समस्या रहेगी, अगर किसान है, मजदूर है, हमारे विद्यार्थी हैं, मैंने गांव का कोना कोना घूम के देखा है, जो गलियां गलियां जा करके देखी हैं। तो जो समस्याएं हैं ना, आज उन समस्याओं को मैंने लिख भी रखा है और मेरा प्रेरोगेटिव रहेगा उनको हल करवाना। ये मेरा प्रेरोगेटिव रहेगा। तभी आपने जो है वो इंडिपेंडेंट तरीके से चुनाव लड़ने का सोचा ना? बिल्कुल जी, मेरा इंडिपेंडेंट, बिल्कुल मैंने शुरू में ही कह दिया था कि चुनाव निर्दलीय ही लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट चुनाव ही लड़ेंगे। और बाकी यही मत सभी युवा साथियों का भी यही मत था। हाँ, अब अगर बात करें तो मुद्दे, क्योंकि चुनाव में मुद्दे जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर के जो है वो आप चुनाव या चुनावी मुद्दे आपके जो है वो क्या हो सकते? पत्रकार वीर जी, बात करेंगे, पहले सरकारों ने एक अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज समय की मांग है बेटा बचाओ अभियान चलाने की। अगर बात करूं तो नशा आज गांवों में घुस चुका है, नशा गांवों में जा चुका है। और अगर हम सोचेंगे कि नशा से युवा पीढ़ी को बचा लें या बचाने के लिए कोई नेता आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई नेता हमारी इस मामले में हेल्प नहीं करेगा। हमने देखा है नशा रोकने के लिए हमने अनेकों अभियान चलाए हैं, अनेकों लोगों से मिले हैं, युवा पीढ़ी ने बहुत सारे अभियान चलाए हैं, लेकिन उन अभियान को सफलता नहीं मिली क्योंकि प्रशासन साथ नहीं देता। और मैं बात करूं, कोई नेता भी साथ नहीं देता। और युवा पीढ़ी को अगर कह रहा हूं ना कि बेटा बचाओ अभियान चलाने की ज़रूरत है, अगर इस युवा पीढ़ी को बचानी है तो कोई नेता नहीं बचाएगा। ये जो नगर के आम लोग हैं, जो नगर का जागरूक युवा है, ये बड़ों का मार्गदर्शन लेकर ये युवा ही अपने साथियों को, युवा पीढ़ी को बचा सकता है। और आज समय की मांग है। हमारे कई भाइयों ने वो लिखा है ना, मैंने वो थोड़ी 2 लाइनें भी मैं आपको सुना देता हूँ। वो कहता है ना कि चंद्रियो हंसदा वसदा मेरा देश उजाड़ देता,
उधम सिंह दे सुपने नू टोटे कर कर साड़ दिता, दारा सिंह कोई बनू दोबारा की कोई आसां लावेगा, भटकी हुई नौजवान पीढ़ी नू केड़ा आन बचावेगा, भटकी हुई नौजवान पीढ़ी नू केड़ा आन बचावेगा। तो जो नौजवान पीढ़ी भटक चुकी है, जो नशे की तरफ चली गई है, उनको बचाने के लिए कोई बड़ा नेता नहीं आएगा। हमारे में से ही उठ करके जो लोग भटक चुके हैं उनको गले लगाने की ज़रूरत है, उनके पास जाने की ज़रूरत है, उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। और हम सब युवा मिलकर के बड़ों का मार्गदर्शन लेकर के ये काम करने वाले हैं। ठीक। अब अगर बात करें तो इसके अलावा आपने नशे का मुद्दा बताया, सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा भी इसको मैं कह सकता हूं क्योंकि पूरे इलाके के अंदर नशे का बोलबाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं? लोगों के बीच आप जा रहे हैं, 2-2 3-3 बार चक्कर लगा चुके होंगे अभी इन्हीं दिनों में, तो लोग जो है वो किस तरह की समस्याएं बता रहे हैं? मैंने काफ़ी गाँवों में घुमा हूँ, तो जैसे आपने सवाल भी किया तो मैं आपके सवाल का जवाब भी दे देता हूँ। जैसे मैं घुमा हूँ तो जो धरातल से मुद्दे निकल करके आए हैं वो 2 मुद्दे मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। जैसे कि भरोखा गांव के अंदर मैं घूम के आया, तो भरोखा गांव के अंदर वहाँ के गांव के लोगों ने बताया कि हमारे गांव के अंदर एक नहर निकलती है और जो नहर का पानी है वो सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है। तो भरोखा वासियों ने बताया कि नहर का जो लेवल है वो बहुत नीचे है और जो वो नक्के बने हुए हैं वो ऊपर है। तो बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि जो सीनियर प्लानर हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, जो सीनियर प्लानिंग करते हैं, उनकी जो प्लानिंग होती है ना वो 10-10 साल की बड़ी एडवांस होती है। लेकिन यहाँ प्लानिंग देखो, नहर का लेवल नीचे है, वो नक्के ऊंचे हैं, उन लोगों को पानी मिलता ही नहीं है। खेतों के अंदर अगर उन लोगों को पानी, नहर का पानी मिल जाए तो वहाँ की जो फसल है, वो किसान भाइयों की जो वो फसल है वो आबाद हो जाएगी। लेकिन किसानों की तरफ किसी का कोई ध्यान ही नहीं है, किसानों की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। मैंने भरोखा वासियों से कहा भी आप लोग प्रशासनिक लोगों से मिलो, आप राजनीतिक लोगों से जाकर के मिलो। और भाई साहब उन्होंने बताया कि हमने सभी के सामने हाथ जोड़ जोड़ करके देख लिए, हमने प्रशासन के सामने हाथ जोड़ करके देख लिए। तो भाई साहब उन्होंने वो बता रहे हैं कि हमने, हमारा काम किसी ने नहीं किया। तो मैंने उन लोगों को बोला कि भाई साहब कुछ काम हाथ जोड़ने से नहीं होते, वो हक आपको लेना पड़ेगा। वो मुट्ठी बंद करने से भी होते हैं, मुट्ठी बंद करने से भी होते हैं। और वो शहीद भगत सिंह जी ने कहा था ना, इंकलाब जिंदाबाद, वो इंकलाब लाना पड़ेगा, वो मेहनत करनी पड़ेगी। जितने लोग जा करके राजनीतिक लोगों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, वहाँ हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को निकलना होगा, 4, 5, 10 युवा करते करते 10 बाय 10 का तंबू लगा करके डीसी ऑफिस के सामने बैठ जाओ, वो काम बिल्कुल होगा। और मैं अगर जीतूं हारूं, मैंने भरोखा वासियों को मैं कह करके आया हूँ, मैं जीतूं या हारूं, लेकिन मेरा प्रेरोगेटिव रहेगा। ये जो किसान भाइयों का जो सिंचाई को लेकर के वो जो उनको दिक्कत आ रही है, मेरा प्रेरोगेटिव रहेगा वो काम सबसे पहले करवाना। और ये मैंने उनको कमिटमेंट की है। जीतना हारना राजनीति चलती रहेगी भाई साहब। मैंने उनको कहा है भी मुझे अपने गाँव के 10 बंदे मुझे दे देना, वहाँ 10 बाय 10 का तंबू लगा करके बैठेंगे डीसी ऑफिस के सामने, सब कुछ करेंगे, ज्ञापन देंगे, कमिश्नर साहब के सामने हाथ भी जोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर फिर भी नहीं हुआ वो काम तो वहाँ अगर आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन करेंगे और वो काम करवाएंगे। और पत्रकार महोदय, मैं एक 2 गांवों में और भी गया। अगर आज बात करें, आज भारत बड़ा एक सशक्त और समृद्ध देश है। भारत मैंने भाव प्लस रत, भाव मैंने ज्ञान और रत मैंने लगा हुआ, ज्ञान में लगा हुआ देश। इतना भारत का नाम भी भारत के हिसाब से रखा गया और वो उसके अंदर भाव भी वही आता है कि ज्ञान में लगा हुआ देश। मैंने ख्यो वाली गांव के अंदर गया तो उस गांव के अंदर मैंने क्या देखा, युवा सारे इकट्ठे हो रहे हैं। कहते कबीरा, मैंने सभी नेताओं के पास हमने जा लिए, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को हमने लिख के दे दिया, लेकिन हमें आज तक पीने वाला पानी नहीं मिला। हमारे पास नहर है, नहर से जाते हैं हम कैनियों के अंदर, ड्रमों के अंदर, वहाँ पानी भर भर कर लाते हैं और वो पानी हम आगे घर में पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं, इस देश का दुर्भाग्य है। आज खैरेका वाले वो वासी हैं ना, वो गांव के जो लोग हैं वो बेचारे जेब से गरीब हैं, वो जेब से गरीब हैं, लेकिन वो दिल के बड़े अमीर हैं। वो लोग दिल के बड़े अमीर हैं। उन्होंने बताया, बैठे रहे उन लोगों ने, मुझे उन लोगों के साथ मिलकर के बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि मतलब जेब से गरीब जरूर हैं, हमारी किसी ने आज तक सुनवाई नहीं की। तो मैं उनसे भी कमिटमेंट करके आया हूँ, जीतना हारना एक अलग बात है, लेकिन जो हमारा हक है वो हक हम लेकर के रहेंगे। ये पानी पीना ये हमारा हक है, ये हमारे मौलिक अधिकार है, हमें पानी मिलना चाहिए। हम टैक्स दे रहे हैं, हम सब कुछ पे कर रहे हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। हमें वो पानी वो हमारा हक है और हक हम लेंगे। मैंने उनको कहा कि 5-7 आदमी हमें आप देना, आप शासन प्रशासन के लोगों से बात करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, ज्ञापन देंगे, राजनीतिक लोगों को भी ज्ञापन देंगे।
लेकिन अगर काम फिर भी नहीं होता तो जो लास्ट रास्ता है आंदोलन का, वो रास्ता जरूर अपनाएंगे। बस यानी कि किसी भी तरह की समस्या का समाधान है तो उसको एक बार तो प्यार से सुलझाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद अगर नहीं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। मैंने काफ़ी गाँवों में जाता हूँ, मैंने देखा कुछ बड़े बड़े बुजुर्ग आते हैं और रोने लग जाते हैं। आज मैं बिल्कुल बेसिक सी बात बता दूं, मैं एक गांव के अंदर गया, आज मैं गांव का नाम नहीं लेता या किसी बंदे का नाम नहीं लेता, मैं एक गांव के अंदर गया और वो माता कहती कि मेरी पेंशन तो पहले आती थी, अब बंद हो गई, तो बेटे मेरा तो हल करवाओ, मेरा कोई इधर नहीं है, मेरा कोई उधर नहीं है, तो मेरा हल करवाओ। वो जैसे उनके साथ कुछ 3-4 लोग आए, हमने देखा, चेक किया, तो वो जो उनकी फैमिली आईडी थी, फैमिली आईडी के अंदर जो इनकम थी, उस इनकम वो बेचारी का तो कोई कमाने वाला नहीं था, उसका कोई इधर नहीं है, कोई उधर नहीं है, उसके पास कोई ज़मीन नहीं है, लेकिन जो इनकम थी वो इनकम फैमिली आईडी के अंदर 2.5 लाख रुपया दी हुई थी। हमने देखा तो सरकार ने जिनकी इनकम ज़्यादा है उन सभी लोगों की वो इनकम काट दी है, सभी लोगों की वो पेंशन काट दी है। तो ये बिल्कुल गलत है। ये जो सर्वे है ये सरकार के लोगों से हम निवेदन भी करेंगे, हम प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि इस चीज़ को ठीक किया जाना चाहिए, नहीं तो हम गाँवों के अंदर जागरूकता पूरी करेंगे, हम गाँव के अंदर युवा पीढ़ी को जागरूक करेंगे, जो युवा क्लब वाले हैं उनको जागरूक करेंगे कि ये इनकम कम कैसे होगी। इसका प्रोसेस बड़ा लंबा कर दिया गवर्नमेंट ने, ये बिल्कुल गलत है, प्रोसेस बड़ा लंबा कर दिया। अभी आपने युवाओं का जिक्र किया, तो ये तमाम जो मुद्दे आपने उठाए हैं, जो लोगों के समस्याएं जो आपके सामने आई हैं, तो इनमें जो है वो लोगों को साथ लेकर के अभी से इन मुद्दों के समाधान का प्रयास करेंगे या फिर जिला परिषद सदस्य बनने के बाद इस पे शुरुआत की? देखो भाई साहब, मेरा जितना मेरे से होता है मैं पहले भी करता रहा हूँ। छात्र राजनीति से लेकर के, छात्र राजनीति के अंदर कोई हमारा स्वार्थ नहीं था, खुद भी छात्र थे और कोशिश रहती थी कि जो भाई बंधु दुखी है उसकी किसी न किसी तरीके से हेल्प की जाए। हमारी कोशिश रहती थी कि जो भी भाई बंधु है किसी न किसी तरीके से हम उसकी मदद कर पाएँ। हम कुदरत के सामने आज भी ईश्वर के सामने प्रार्थना करता हूँ भी किसी भाई का काम मेरे हाथ से होगा, मुझे बड़ी खुशी की बात है। मैं अभी भी एफर्ट कर रहा हूँ, आगे भी एफर्ट करता रहूँगा। अभी एक सबसे जो है ज्वलंत मुद्दा है, किसानों का ही मुद्दा है, बीमा क्लेम को लेकर के। बीमा प्रीमियम जो है वो काटने की तिथि तो एक निर्धारित कर दी गई है, लेकिन बीमा क्लेम देने की कोई तिथि निर्धारित नहीं है, फसल मुआवजा जो है वो नहीं आ रहा है। तो ऐसे में किस तरह के प्रयास? सरकार की नीतियाँ, शासन और प्रशासन, इनकी जो नीतियाँ हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं दिक्कत तो है, ठीक है ना। और ये लोग समझते भी नहीं है इन बातों को। एक बार जो आदमी वोट ले जाता है उसके बाद आता ही नहीं। बहुत सारे लोगों ने हमें भी कहा भी जब 2019 का चुनाव आया तो आप लोगों ने तो बहुत हेल्प की थी, सरकारों की भी बहुत हेल्प की थी। हाँ बिल्कुल की थी, लेकिन दुर्भाग्य ये है भी वो लोग वोट लेकर के दोबारा हमारे बीच में नहीं आए। हाँ, वो वोट लेकर के हमारे बीच में नहीं आए तो ठीक है, इसलिए हमने भी कहा कि हम अब युवा पीढ़ी जागरूक हो चुकी है और हम आज़ाद चुनाव लड़ेंगे, इसलिए हमने ये फैसला भी लिया है। तो इसी कारण ये फैसला लिया है और बाकी ठीक है, आज़ाद चुनाव लड़ेंगे आगे की। हाँ, अंत में जनता से, जो हमारे व्यूवर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, उनसे क्या एक छोटा सा मैसेज अपील कर? मैं तो यही मैसेज अपील करूंगा कि चुनाव काफ़ी समय बाद, 5 साल बाद चुनाव आता है। चुनाव के अंदर राजनीति, बड़ी सकारात्मक राजनीति करना। जो लोग मेरे पक्ष के हैं, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, जो भी मेरे साथी हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इस चुनाव के कारण किसी दूसरे पक्ष के लोगों को गलत मत बोलना, उनकी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाना। हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। हम चुनाव को एक बड़े साधारण से तरीके से लड़ना है। हमने किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या इस तरीके का कोई काम नहीं करना है। किसी दूसरी जात पात बरादरी के लोगों को गलत भी नहीं बोलना। लोग एक जाति का है तो दूसरी जाति के लोगों को गलत बोल देता है, ये बिल्कुल गलत है। और वैसे हमारे बुजुर्गों ने, शहीदों ने, उन्होंने भी कहा था कि हम सब भारत माता के लाल, जात पात का कहाँ सवाल। तो जात पात इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ करके हमें हमारे जो नगर का विकास है, जो रचनात्मक कार्य हैं, अपने काम को लेकर के, नगर के विकास को लेकर के, और उस युवा को आप लोग वोट करना, उस भाई बंधु को आप वोट करना जो आपको लगे, जिससे आपके दिल से आवाज़ निकल करके आप लोग कहो कि हाँ ये लोग ठीक है, ये इंसान ठीक है, ये हमारा काम करवा सकता है। और एक दीपावली का त्यौहार है, मैं एक छोटा सा निवेदन आप सभी के सामने, आपके व्यूअर्स उनको भी करना चाहता हूँ। दीपावली का त्यौहार है, ये राजनीति से थोड़ा हटके है, और मैं ये निवेदन जरूर करूंगा, मैं एक बार हाथ जोड़ करके भी निवेदन कर रहा हूँ कि दीपावली का त्यौहार है, जो भी खरीद फरोख्त आप सभी युवा, आप सभी भाई बंधु करो, वो अपने अड़ोसी पड़ोसी दुकानदारों से करना। ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये हमारे साथी नहीं है, ये हमारे सहयोगी नहीं है,
इन लोगों से अगर आप लोग खरीद फरोख्त करते हो तो ये बिल्कुल गलत है। मेरा आप सभी से निवेदन है, हमारे जो गाँव के हमारे भाई बंधु हैं, जो दुकानदार हैं, आप जो भी खरीदार करो, जो हमारे गाँवों में दिए बनाते हैं, आप ये सारा खरीदार ऑनलाइन ना कर करके आप हमारे जो दुकानों के अड़ोसी पड़ोसी हमारे दुकानदार हमारे बीच में लोग रहते हैं, आप ये सारी की खरीदारी उनसे करना, ये मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है। बहुत शुक्रिया सुनील जी बातचीत के लिए। तो यहाँ पे सुनील कबीरा जी हमारे साथ मौजूद थे और तमाम चुनावी मुद्दों को लेकर के इनके साथ जो है वो बातचीत हुई और इनके विचारों से आप कितना सहमत है, क्या लगता है आने वाले समय में। सुनील कबीरा का साफ तौर पे कहना है कि इससे पीछे भी और आने वाले समय में भी किसान मजदूरों की आवाज़ और गरीब तबके की आवाज़ को लगातार उठाने का प्रयास जो है वो इनका जारी रहेगा। चुनाव में हार या जीत से इनको कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ लोगों की समस्याओं के समाधान की। अब ऐसे में आप लोगों ने तय करना है कि आप इनसे समस्या का समाधान जो है वो इनको जितवा करके करवाते हैं या फिर इनको हरवा करके करवाते हैं, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। अगर आपकी इच्छाओं और उम्मीदों पे खरा उतरते हैं सुनील कबीरा तो इनको जो है वो वोट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि कोई और आपकी उम्मीदों पे खरा उतर रहा है तो आप उन्हें वोट कर सकते हैं। तो ऐसे में किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। और अंत में एक अपील भी सुनील कबीरा के द्वारा, बहुत ही मार्मिक अपील इसको हम कहेंगे कि की गई है कि ऑनलाइन शॉपिंग करने के बजाय ऑफलाइन शॉपिंग कीजिएगा, जिससे कि फायदा अगर किसी को हो तो हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोगों का ही फायदा हो। हमारी जेब से पैसा जब जाता है और हमारे किसी भाई बंधु की जेब में जाता है तो वो फायदा, वो पैसा कहीं ना कहीं हमारे काम भी आएगा, लेकिन ऑनलाइन कंपनियों की जेब में गया हुआ पैसा आपके कभी काम नहीं आएगा। इसका ताजा उदाहरण पीछे आपने किसान आंदोलन देख ही लिया होगा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा ताकि हर आवाम तक, हर वोटर तक और हर इलाके में इस वीडियो का जो है वो इतना प्रचार प्रसार हो कि आम लोगों तक सुनील कबीरा की ये जो अपील है ये पहुंच सके। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।